नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। आज बात करेंगे राजस्थान की, जहां पर कांग्रेस बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। तो राजस्थान में नवंबर के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। आरोप प्रत्यारोप के साथ में सभी की निगाहें प्रत्याशियों के नामों पर टिकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक सीट पर चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने जहां अपनी पहली सूची जारी की है, तो इस दौरान काफी बगावती सुर भी देखने को मिले हैं। लेकिन बात अगर कांग्रेस की करें तो अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई भी सूची जारी नहीं की गई है। लेकिन यह चुनाव बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि राजस्थान की जनता सत्ता परिवर्तन पर ज्यादा जोर देती है। इसी पर आज खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में चुनाव की तारीखों की घोषणा करने के साथ ही सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष में हलचल तेज हो गई है। राजस्थान की सियासत पर राज करने की बात की जाए तो बारी बारी से दोनों पार्टियां सत्ता में आती रही हैं और हर 5 साल में सरकार में परिवर्तन हुआ है। इस बार विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए 25 नवंबर का दिन चुना गया है और 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम सामने आएंगे। लेकिन सत्ता तक पहुंचने के लिए राह इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि राजस्थान की जनता सत्ता परिवर्तन के मूड में रहती है। इससे पहले राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर साल 2018 के विधानसभा चुनाव पर भी नजर डाल लेते हैं। 200 विधानसभा सीटों वाले बीजेपी को 73 सीटें मिली। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से 100 सीटों पर जीत हासिल हुई। तो वहीं अगर बात करें पिछले 30 सालों की, तो राजस्थान की जनता ने कभी भी सत्ताधारी पार्टी को सत्ता में वापस लाने के लिए वोट नहीं दिया है। कांग्रेस को इस फैक्ट्स को भी ध्यान में रखते हुए सत्ता विरोधी लहर से भी लड़ना होगा। इस साल की शुरुआत में अपनी छवि चमकाने के लिए कांग्रेस ने प्रचार फर्म को काम पर रखा। ये सरकार की ओर से शुरू की गई सामाजिक कल्याण योजनाओं और मुफ्त सुविधाओं को भुनाने के लिए काम करता था। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के खेमे में सचिन पायलट भी खेल करने से गुरेज नहीं करेंगे। ऐसे में कांग्रेस के सामने दिक्कत हो सकती है। सचिन पायलट की गहलोत के हाथों मुख्यमंत्री पद गंवाने को लेकर नाराजगी पहले ही दिन से स्पष्ट थी। जुलाई 2020 में इनके कारण विद्रोह हुआ, लेकिन गहलोत सुरक्षित रहे। पायलट को गुर्जरों का समर्थन मिला हुआ है, जो पूर्वी राजस्थान में प्रभावशाली है और चुनाव में बदलाव ला सकता है। तो वहीं अगर बात बीजेपी की जाए, तो इस बार राजस्थान चुनाव में बीजेपी आलाकमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। पिछले 4 विधानसभा चुनावों के विपरीत इस बार पार्टी ने वसुंधरा राजे को अपने सीएम चेहरे के रूप में पेश करने से परहेज किया है। पार्टी कानून व्यवस्था की स्थिति, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक हिंसा और महिला सुरक्षा को लेकर सत्ताधारी कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना रही है। इसी के चलते इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ राजस्थान के दौरे और सभाएं करवाई गई हैं। इस बार पीएम ने पेपर लीक, ध्रुवीकरण, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर कांग्रेस को घेरने की तैयारी की। लेकिन बीजेपी में भी कांग्रेस की तरह वसुंधरा राजे को लेकर बगावत है। बीजेपी ने 70 साल की पूर्व मुख्यमंत्री को अपने सीएम चेहरे के रूप में पेश नहीं करने का फैसला किया है। अपनी ही पार्टी से नाराज राजे ने उन जिलों में पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा को छोड़ दिया, जहां विपक्ष का कहना है कि कम मतदान हुआ है। अगर उन्हें मना लिया गया तो इससे बीजेपी को मदद मिलती हुई नजर आएगी। यदि राजे को मनाया नहीं गया तो राजस्थान में बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि जनता का मूड हमेशा से बदलाव की तरफ होता है। राजस्थान की जनता हमेशा से परिवर्तन चाहती है, लेकिन इस बार कांग्रेस में 2 फाड़ गहलोत और सचिन, तो वहीं बीजेपी में 2 फाड़ वसुंधरा राजे नाराज हैं। पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी मैदान में है।
ऐसे में पैच भी काफी फंसा हुआ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, AMB नेटवर्क। तो अब ग्राफिक्स के जरिए आपको यह भी बताते हैं कि आखिरकार किस तरीके से राजस्थान में जो सत्ता परिवर्तन जनता करती है उसकी एक झलक आपको बताते हैं। किस तरीके से देखिए, अगर बात की जाए साल 2003 में, तो इस दौरान बीजेपी को जीत मिली थी। 57 सीटों पर संतोष करना पड़ा था कांग्रेस को। वसुंधरा राजे पहली बार मुख्यमंत्री भी बनी थी। इसी के साथ देखिए धीरे धीरे आंकड़ा बदलता चला गया है और राजस्थान में साल 2003 की ये बात कर रहे हैं, जहां पर 200 में से 123 सीटें जो थी वो बीजेपी की झोली में पड़ी थी, जबकि कांग्रेस को 57 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा और वसुंधरा राजे इस बार पहली बार मुख्यमंत्री बनी। यानी पूरे तरीके से बीजेपी का एक विश्वास था। साल 2008 की बात कर लेते हैं। कांग्रेस को इस दौरान 102 सीटें, जिसमें से 98 सीटें बीजेपी को, यानी कि इस दौरान भी सत्ता परिवर्तन हुआ। 4 सीटों को लेकर इस दौरान सत्ता परिवर्तन हुआ था। कांग्रेस सत्ता में काबिज हो चुकी थी। उसके बाद अब जिस तरीके से इस साल की भी अगर हम बात कर लेते हैं, तो इस साल भी कुछ समीकरण जो हैं ऐसे ही बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी जब जब सत्ता से बाहर रही है, अगली बार वो पूर्ण बहुमत के साथ में आई है और 2008 में 4 सीटों को लेकर यह सत्ता परिवर्तन हुआ था। यानी कि साल 2008 की अगर बात करें तो कांग्रेस को 102 सीटें मिली, जबकि बीजेपी को मात्र 98 सीटें। ज्यादा सीटों का अंतर नहीं था, 4 सीटों का मात्र अंतर था, जिसके बाद जो कांग्रेस थी वो सत्ता में काबिज हुई। उसी के बाद अगर बात करें साल 2008 की, तो कांग्रेस को इस दौरान 102 सीटें और इसी दौरान बीजेपी को 98 सीटें मिली थी। और साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि अगर 2013 की बात भी अगर की जाए, तो 2013 में भी सत्ता परिवर्तन हुआ। कांग्रेस के हाथ लगी मात्र 37 सीटें और इस साल 2018 में 5-5 साल का जो फॉर्मूला था वो भी काम कर रहा था। बीजेपी पूर्ण बहुमत से यानी कि 8 सीटें पीछे रही थी और इस दौरान कांग्रेस के हाथ 99 सीटों के साथ में सत्ता आई थी। तो किस तरीके से राजस्थान में जो सत्ता परिवर्तन है वो देखने को मिला है, चाहे साल 2003 से लगातार, चाहे एक बार बीजेपी की सरकार तो कभी कांग्रेस की सरकार, जनता ने पूरे तरीके से सत्ता परिवर्तन का जो रुख अपनाया है। अब सभी की निगाहें इस बार इस पर भी टिकी हैं, क्या इस बार एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन होगा, या फिर जिस तरीके से अशोक गहलोत ने पूरे तरीके से रणनीति बनाई है, हर एक योजनाओं को एकदम फूंक फूंक कर वो कदम रख रहे हैं, तो क्या जो सत्ता परिवर्तन का फॉर्मूला है वो इस बार परिवर्तित होगा या फिर एक बार से जनता फिर से परिवर्तन लाएगी? तो राजस्थान में जिस तरीके की चर्चा चल रही है और जिस तरीके के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, आज इसी पर खास चर्चा करेंगे। मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूं। प्रतीक सिंह है, प्रवक्ता कांग्रेस से मेरे साथ में जुड़े हैं। पवन गोयल, नेता बीजेपी के मेरे साथ में जुड़े हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं मेरे साथ में मनराज गुर्जर। आप तीनों का स्वागत है AMB नेटवर्क पर। चर्चा की शुरुआत करूंगी मैं मनराज जी आप ही के साथ में। समीकरण देखें, साल 2003 से 23 चल रहा है, अब जल्दी ही विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ये जो सत्ता परिवर्तन वाली कड़ी है, राजस्थान में समीकरण क्या कहते हैं इस बार के? देखिए पंकज जी, राजस्थान की जो राजनीति है उसको अगर गौर से देखें तो उसमें हमेशा ये चीज देखने को मिली है कि 5-5 साल का भाजपा और कांग्रेस के बीच में गठबंधन है और विपक्षी जो दल है अनुमान बेनीवाल, जो उनकी पार्टी है, वो आरोप भी लगाती है कि वसुंधरा और गहलोत के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है कि 5 साल आप सत्ता में रहेंगे, 5 साल आप रहेंगे। लेकिन पंकज जी, ये 2023 का जो चुनाव है वो अलग चुनाव। ये चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए इसलिए खतरे का संकट है क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों में ही स्थानीय नेतृत्व आपस की टक्कर में उलझा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने मन बना लिया है कि वसुंधरा राजे को वो जो जिस स्थिति में वो चाहती है राजस्थान में, वो स्थिति में उसको लाना नहीं चाहते। वही कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत 5 साल में जो टसल हमें सचिन पायलट और राहुल गांधी अशोक गहलोत के बीच देखने को मिली, उसने भी कांग्रेस पार्टी को एक तरह से कमजोर किया है, तोड़ने का काम किया। लेकिन इस चुनाव में अगर देखा जाए तो अशोक गहलोत ने अपनी अस्मिता को दांव में लगा दिया है। आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार गिरोह का अनाउंसमेंट, कितने सारे बोर्ड राजस्थान में बनाए गए, जातियों के आधार पर और बना लिए और अभी हाल ही में RKC का जो मेंबर बनाया है उसको लेकर भी विवाद हुआ है। तो जिस जल्दबाजी में अशोक गहलोत ने अपने सारे दाव जो खेले हैं, उन दावों में अगर देखा जाए, टक्कर देखा जाए तो दोनों पार्टियों के बीच में टक्कर है
और इस चक्कर में मुझे ऐसा असमंजस की स्थिति है, यानी कि असमंजस की जो स्थिति है वो बनी हुई है कि कुछ भी लास्ट टाइम पर कुछ भी हो सकता है, सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, मैं राजी वापस लौटूंगी, मेरे साथ में पवन जी भी हैं। पवन जी, अब जिस तरीके से पहली सूची जारी की गई बीजेपी की तरफ से 41 प्रत्याशियों के नाम थे, लेकिन वसुंधरा राजे के जो भी साथी हैं, जो समर्थक हैं, खासा नाराज नजर आ रहे हैं। ऐसा ना हो कि कर्नाटक या दूसरे राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी के साथ में हुआ, कहीं राजस्थान में ना हो जाए आपके साथ। पवन जी की आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मैं ये बोल रहा हूँ कि 200 में से केवल 41 सीटों की अनाउंसमेंट, और उसके अंदर से अभी ये कह देना कि वसुंधरा राजे या उनके एरिया में टिकट नहीं दी गई है। 159 सीटें बाकी हैं, 7 सांसदों को उतारा गया। भाजपा इस बार किसी भी मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे और 2 स्टेट हो, उसके अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए बिना इलेक्शन लड़ेगी और पूरे जोर शोर से लड़ेगी। और राजस्थान के अंदर अगर आप हालात देखेंगे तो अभी हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी की बात बता रहे थे, मैं उस बात से अलावा कुछ और आपके सामने बात रखना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से वहां पे सड़कों का हाल बहुत बुरा है, जो समय पे नौकरियों के वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। सिर्फ चुनाव के आखिरी समय में 500 रुपए का सिलेंडर कर देने से सरकार बदली नहीं जा सकती। ठीक है। तो ये राजस्थान की कांग्रेस सरकार बड़े बुरी तरीके से इसलिए भी हार रही है कि जो इन्होंने 18 लाख नौकरियों का वायदा किया था, वहां की जनता पूछ रही है वो नौकरियां कहाँ है। जो इन्होंने कहा था कि सरकार हमारी पलटेगी, महंगाई हम करेंगे, उस महंगाई के आंकड़े भी कम, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास जीएसटी के रिटर्न्स भी आती हैं और पेट्रोल डीजल के ऊपर रेवेन्यू भी आता है, लेकिन उस पर भी सरकार ने कोई काम, और भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं वो अलग है। प्लीज। ठीक है पवन जी, वापस लौटूंगी। प्रतीक जी, सत्ता परिवर्तन की बात चल रही है, काफी फूक फूक कर कांग्रेस की तरफ से कदम रखे जा रहे हैं। अशोक गहलोत की बात करें या सचिन पायलट की बात करें, दोनों के बीच की जो तनातनी की खबरें हैं वो इतने समय से आ रही हैं। क्या लगता है इस बार कितना असर पड़ सकता है? बीजेपी के अंदर जो चल रहा है घमासान वो सबके सामने अब आ चुका है, सब पर्दा हट चुका है सारे घमासान के ऊपर से। और जो केंद्र नेतृत्व है बीजेपी का, उसने राज्य के नेतृत्व को बिल्कुल नकारा और निकम्मा समझ लिया है, और इसीलिए सारी कमान जो है वो केंद्रीय नेतृत्व ने, बीजेपी ने ले ली है। और इसी का परिणाम ये आया कि आप देखिए कि इनको स्थानीय चेहरे नहीं मिले, इनको सांसद उतारने पड़ गए। 7 सांसद उतार दिए 41 में से। और अब आप देखिए जो सांसद उतारे थे सभी का विरोध चल रहा है, सभी का, और सभी जगह, लगभग सभी जगह इनकी जो बागी है उन्होंने ताल ठोक दी है कि हम ये सांसद 5 साल तक तो आए नहीं इलाके के अंदर, और अब चुनाव लड़ने के लिए आ गए, तो वो उनके खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। रही बात आप सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी की जो बात कर रहे थे, सचिन पायलट जी ने बहुत मौकों में बोला है, जो मन मुटाव होता है, जो कोई भी बात होती है वो मुद्दों के आधार पे होती है, और जब मुद्दों के आधार पे बात समझ ली जाती है, बातों को आपस में सुलझा लिया जाता है, उसके बाद कोई मनमुटाव बचता नहीं है। तो आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई मनमुटाव नहीं है। रही दूसरी बात ये भी, लेकिन प्रतीक जी अभी कोई सूची नहीं, अभी कोई सूची जारी नहीं हुई है। अगर बीजेपी में बगावत के सुर उठे हैं तो बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की, उसके बाद से बगावती सुर, लेकिन कांग्रेस में तो अभी सूची भी जारी नहीं हुई है, अभी कोई मंथन की खबर सामने नहीं आ रही है। पंकज जी, मैं वो उसका भी जवाब देता हूँ। पवन गोयल जी अभी कुछ नौकरियों के ऊपर लेकर के सवाल उठा रहे थे, उसका जवाब मैं देना चाहूंगा कि पिछली वसुंधरा जी की सरकार ने 75,000 नौकरियां दी थी अपने 5 साल के कार्यकाल में, जो कांग्रेस की सरकार ने 3 लाख नौकरियां दी। वादे की नौकरियों की वादे की बात करते हैं तो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने 2014 में, और 2022 के अंदर राज्यसभा में जवाब दिया है कि 22 करोड़ लोगों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया था और 7.5 लाख लोगों को नौकरी दी। तो वादा खिलाफी तो केंद्र सरकार ने की है, और इसीलिए आज ये माहौल बना हुआ है, रिवाज के बावजूद भी ये माहौल बना हुआ है कि कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। दूसरी बात, अब आपकी टिकट वाले पे आए थे कि मंथन नहीं है, आज ही पीईसी की मीटिंग है, जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी है, आज ही उसकी मीटिंग है। मंथन लगातार जारी है, और क्योंकि श्राद्ध पक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष में अपने सनातन धर्म के हिसाब से कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। प्रतीक जी सनातन धर्म का आप नाम लेते हैं, दूसरी तरफ गठबंधन में भी हैं, और दूसरी तरफ सनातन धर्म को लेकर इतने ज्यादा कमेंट कसे जाते हैं, सनातन धर्म का उन्मूलन करने की बात करते हैं, और आज आप श्राद्ध को लेकर नहीं, आज आप श्राद्ध को लेकर, सनातन को लेकर यहाँ पर बातें रख रहे हैं। बड़ा ये 2 तरफा, प्रतीक जी ये 2 तरफा बातें कैसे चल जाती हैं? 2 तरफा बातें आप कर रहे हैं, मैं 2 तरफा
तरफा बातें नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण ने ये कहा है कि अगर आप मुझे बज रहे हैं तो भी मुझे ही बज रहे हैं, और आप किसी और को बज रहे हैं तो भी मुझे ही बज रहे हैं। और वासुदेव कुटुंबकम की हमने हमारी संस्कृति रही है। तो अगर हमारे से किसी का मतभेद है, उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उसकी बातें मानने लग जाए या वो हमारी बातें मानने लग जाए। लेकिन हम जिस चीज में विश्वास करते हैं कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो श्राद्ध पक्ष में कोई शुभ कार्य नहीं करेंगे। जैसे नवरात्रि शुरू हो जाएंगे लिस्ट आ जाएगी, हमारी लिस्ट सामने आ जाएगी। ठीक है, आती हूं मनराज जी आपके पास में। पवन जी, साफ तौर पर जो हमेशा से आरोप लगता आया है कि जिस भी राज्य के अंदर कांग्रेस या दूसरी पार्टी की सरकार होती है, केंद्र उसका नेतृत्व नहीं करता है, सही से उसका साथ नहीं देता, और यही वजह रहती है। ये एक बार नहीं कई बार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। लेकिन अब की अगर समीकरण की बात करें, क्योंकि वसुंधरा राजे पर भी भ्रष्टाचार का आरोप है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमने रैली भी इस दौरान देखी है, उन्होंने भी पेपर लीक का मामला हो, बहुत सारे ऐसे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वसुंधरा राजे पर जिस तरीके से आरोप लगाया अब उनको दरकिनार कर रही है बीजेपी, और जिस तरीके से वर्चस्व है वसुंधरा राजे का राजस्थान में, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आने वाले समय में संकट पैदा हो जाए बीजेपी के लिए? नहीं जी, बिल्कुल। मैं पहले आपके डाउट्स को क्लियर कर दूं। वसुंधरा राजे जी भारतीय जनता पार्टी की, राजस्थान की नहीं, पूरे भारत की बड़ी नेता। उनको दरकिनार करना या उनके खिलाफ कुछ जाना ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जहां से वो लड़ती है वहां से आप देखना आने वाली सूची में वो 100% लड़ेगी। मैं आपके चैनल से बोल के जा रहा हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात, एक बात और आंकड़े आपके सामने रख दूं, 50 सीटें भी कांग्रेस की नहीं आएगी। आप ये बात भी रिकॉर्ड कर देना और उनको कैमरा पे। तीसरी बात, अभी इन्होंने केंद्र की सरकार पर सवाल उठाए थे। इसी केंद्र की सरकार ने इसी राजस्थान में कांग्रेस के शासन में होते हुए 30 लाख लोगों को पीएम आवास योजना से घर दिए। लगभग सुन लीजिए, आप उनकी बात में सुन लीजिए। उसके अलावा 40 लाख परिवारों को पीएम उज्ज्वल योजना से कनेक्शन मिले। इसी राजस्थान के अंदर फ्लाईओवर्स बने। इसी राजस्थान के अंदर मेट्रो केंद्र सरकार ने 5 शहरों से 20 शहरों में मेट्रो करे। इसी राजस्थान की सरकार ने एक ही शहर में राजस्थान में प्रतीक जी सुन लीजिए, आप बोल रहे थे वो बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहे थे। आप सुन लीजिए, मैं आपको भी बोलने का मौका दूंगी। जी पवन जी बोलिए। पंकज जी, मेरा ये रिकॉर्ड रहा है, मैंने कभी भी आज तक एंकर को या अपने विपक्षी नेताओं को कभी भी डिस्टर्ब नहीं किया। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो अपनी बारी आए और आप मुझे काउंटर कीजिए। जैसे आप गलत बोल रहे थे, मैं आपको काउंटर कर रहा हूँ। ये एक नेशनल चैनल का नियम है जिसको मैं पूरा फॉलो करता हूँ। अगर मेरे भाई प्रवक्ता जी को श्राद्धों से प्रॉब्लम है, श्राद्ध शुभ होते हैं, हम अपने परिवारों के लिए मानते हैं। देखिए इन्होंने श्राद्धों पे ही उंगली उठा ली। यही हिंदू धर्म का जो चुनावी हिंदू बन जाते हैं ना, यही इनकी आप देख लीजिए चैनल के माध्यम से। आज मैं एएमबी चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ कि जो हम सनातन धर्म में अपने बुजुर्गों का श्राद्ध करते हैं, उनको ये गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें अशुभ माना है। नहीं, हमारे लिए तो बड़े शुभ है। सारे शुभ काम तो ना जो हमारे परिवार में कर रहे हैं, लेकिन ये सनातन धर्म की सिर्फ बात करते हैं, मानते नहीं है। तभी तो इन्होंने राम मंदिर के खिलाफ 24 वकील खड़े कर रखे थे। तभी तो 370 के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सनातन से बाहर निकलते हैं। बिल्कुल पवन जी, सनातन से बाहर निकलते हैं और मैडम बोलेंगे तो जवाब सुनना पड़ेगा ना। अगर कोई बात बोलेंगे तो जवाब तो सुनना पड़ेगा। ठीक जी, हाँ, मुद्दे की बात पर जी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में इंटरेस्ट है, तो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की लिस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बार बार देखते ना, जो 7 सांसद उतारे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा ही दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेकर निचले कार्यकर्ता की किसी की भी वैल्यू बन जाती है। किसी ने सोचा नहीं था कि उत्तर प्रदेश के योगी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। किसी ने सोचा नहीं था कि उत्तराखंड के 3 सीएम बदल दिए जाएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत है, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी को एक समान खोला जाता है। ठीक है पवन जी, ठीक है। मनराज जी, जिस तरीके से गुर्जर समाज से सचिन पायलट आते हैं और एक अच्छा वर्चस्व है, अगर मैं बीजेपी की तरफ से बात करूं या फिर अगर जिस तरीके से बगावत के सुर उठे हुए हैं, दोनों के बीच में किस तरीके का समीकरण बनेगा? अगर थोड़ी भी नाराजगी होती है, कितनी चीजें बदल सकती हैं? देखिए पंकज जी, सबसे पहले मैं प्रतीक जी का जवाब देना चाहूंगा। प्रतीक जी जिस प्रकार से कह रहे थे कि मुझे लगता है कि राजनीतिक असमंजस की स्थिति में हमारे दोस्त प्रतीक जी हैं। एक तरफ उनके नेता राहुल गांधी जिस प्रकार से सनातन धर्म को जिस प्रकार से धज्जियां उड़ाते हैं और चुनाव के समय याद करते हैं, और दूसरी तरफ प्रतीक जी श्राद्ध का माध्यम बनाकर अपनी लिस्ट को डिफेंड करते हैं। दोनों में असमंजस, मुझे लगता है कि इनको बैठकर बातचीत करना चाहिए। दूसरी बात है कि सचिन पायलट को गुर्जर नेता के तौर पर प्रदर्शित किया जाता है। सचिन पायलट अपने आप को कभी गुर्जर नेता के रूप में प्रदर्शित किया ही नहीं है। और मैं पंकज जी राजस्थान से आता हूँ, उसी समुदाय से आता हूँ जिससे सचिन पायलट आते हैं। इस सचिन पायलट का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो गुर्जर समुदाय को हुआ है। सचिन पायलट की वजह से गुर्जरों के साथ जिस प्रकार का दोहरा व्यवहार राजस्थान की सरकार ने पिछले 5 साल में किया है, वो किसी ने नहीं किया।
इसलिए इस चीज से तो बिल्कुल भी मैं सहमत नहीं हूँ कि सचिन पायलट गुजर नेता है। उन्होंने कभी भी इस बात को नहीं रखा कि मैं गुजर नेता हूँ, और मैं लिखता भी रहता हूँ मेरे फेसबुक पे कि सचिन पायलट से सबसे ज्यादा नुकसान गुजर समुदाय। लेकिन लोकप्रियता है ना सचिन पायलट। लोकप्रियता एक अलग मामला होता है। लोकप्रियता इसलिए है क्योंकि राजस्थान के लोगों को यह मैसेज डिलीवर किया गया है कि सचिन पायलट कांग्रेस का भविष्य है, और जितने भी युवा नेता है वो कांग्रेस पार्टी के साथ इसलिए सचिन पायलट के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि उनको राजनीतिक भविष्य वहां दिख रहा है। लेकिन इस बात को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना, भारतीय जनता पार्टी में भी अच्छे गुजर नेता है। स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला, उनके पुत्र विजय बेसला जी को टिकट दिया गया है देवली उनियारा से, और इसके बाद देखिए जो बैलेंस बनाया गया है, तो ये सामाजिक स्तर पर डिवीजन करने का काम राजस्थान की राजनीति को किसी पार्टी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी के नेता हमेशा ये चाहते हैं, जिस प्रकार से जातीय जनगणना की बात करते हैं, इस भारत को 70 सालों में जितने भागों में विभाजित किया है, इस भारत की अस्मिता, भारत की विविधता को जितने भागों में विभाजित किया है, ये देखने वाली बात है। और पंकज जी मैं वादे के साथ कह रहा हूँ आपको, आने वाली पीढ़ी इनको माफ नहीं करेगी। हम जिस भारत में समग्रता के साथ, विविधता के साथ, एकता के साथ रहना चाहते हैं, ये कांग्रेस पार्टी जाति और धर्म के आधार पर इसको बांटना चाहती है। ठीक है मन्ना जी, जवाब लेते हैं। प्रतीक जी जवाब दीजिए, गुजर समाज के साथ में ये दोहरा रवैया किस तरीके से राजस्थान में सीधे तौर पर आरोप भी लग रहा है। प्रतीक जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। प्रतीक जी की आवाज ठीक करिए। आप मेरे से क्वेश्चन हाँ बिल्कुल प्रतीक जी जवाब दीजिए, क्योंकि मनराज गुर्जर का भी ये साफ तौर पर कहना कि मैं भी उसी समुदाय से आता हूं, लेकिन बावजूद उसके राजस्थान के अंदर सचिन पायलट की एक लोकप्रियता रही है गुर्जर समाज में, लेकिन उसके बावजूद जो दोहरीकरण है वो क्यों होता है उनके साथ में, गुर्जर समाज के साथ में। देखिए मैं बीजेपी के दोनों प्रवक्ता को ही जवाब दे देता हूं। पवन गोयल जी ने जो बात उठाई कि पीएम आवास प्रवक्ता नहीं है, नहीं, ये पर्सनल कमेंट नहीं, एक सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। नहीं प्रतीक जी सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जो जिसकी डेजिग्नेशन है उसी हिसाब से जवाब दीजिए। नहीं इस तरीके से ठीक है। मनराज जी सुन लीजिए, मैंने वो कर दिया, वो मैंने क्लियर कर दिया, मनराज जी वो मैंने क्लियर कर दिया, मैं इसलिए यहाँ बैठी हूँ। प्रतीक जी जवाब दीजिए। मैं बीजेपी के दोनों प्रवक्ताओं का जवाब दे देता हूं। जिस तरीके से गोयल साहब बोल रहे थे कि हमने पीएम आवास योजना के अंदर मकान दे दिए, तो इनको शायद ये पता नहीं है उस आवास योजना के लिए अंदर 40% जो हिस्सा होता है वो राज्य सरकार देती है, वो केंद्र सरकार नहीं देती है पूरा 100%। जो 40 लाख इन्होंने सिलेंडर दिए है उज्ज्वला योजना के अंदर, सिलेंडर कर दिए 1100 रुपए के, और 1100 रुपए का जब सिलेंडर किया तो राजस्थान की सरकार ने उन्हीं उज्ज्वला योजना वालों को 500 रुपए में सिलेंडर देना तय किया। और राजस्थान की योजनाओं के बदौलत ये 5 लाख रुपए का आयुष्मान योजना के ढिंडोरे पीटते हैं, हमारे यहाँ 25 लाख रुपए का आप देखिए स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है, और लगभग 90 से 95% जो जनसंख्या है वो कवर है। और प्रतीक जी कर्जा राज्य पर 3 गुना। पंकज जी बहुत अच्छी बात बोली कि कर्जा राज्य पे 3 गुना हो गया, तो आपको पता है कि आर्थिक विकास दर 2% छोड़ के गए थे ये, आज 11.02% है, जो पूरे देश में नंबर 2 पर है। और भाजपा शासित कोई भी प्रदेश टॉप 5 में भी नहीं आते। केंद्र सरकार में 5 साल पे 55 लाख लेकिन प्रतीक जी लेकिन इसका वजन तो पड़ेगा जनता पे ना। जो टैक्स आपने हिमाचल प्रदेश में लगाया है, बाकी राज्य में लगाया, अगर राजस्थान में वो टैक्स लगना शुरू होगा तो इस कर्जे का असर पड़ेगा ना। 55 लाख करोड़ रुपए का अगर कर्जा हो गया तो उसका भार किस पे पड़ता है? 55 साल की सरकार में, 60 साल की सरकार में 55 लाख करोड़ का कर्जा लिया गया, 9 साल की सरकार में 100 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया। तो आप कर्जा लेकर खुद तो केंद्र सरकार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए कर्जे लेने के, और दूसरों की सरकारों में बोल रहे हैं कर्जा लिया तो हमने अपनी आर्थिक विकास दर को भी तेज किया, और आर्थिक विकास दर आज बता रहा हूँ 11.02% है, जो देश में नंबर 2 पर है। भाजपा शासित कोई भी प्रदेश टॉप 5 में भी नहीं है, आंध्र प्रदेश पहले पे और राजस्थान दूसरे पे। अब दूसरी बात इनकी बात कर लेता हूं मैं, कि आप कह रहे थे कि सचिन पायलट को नजरअंदाज किया गया। अगर सचिन पायलट जी को नजरअंदाज किया गया होता तो सचिन पायलट जी इतने बड़े नेता हैं कि वो कांग्रेस पार्टी में नहीं रहते, तो कांग्रेस पार्टी में उनका पूरा उनको मान सम्मान मिला है, और इसीलिए सचिन पायलट जी आज प्रतीक जी बहुत सारे चले जा चुके हैं कांग्रेस से, ऐसा नहीं है कि आप सचिन पायलट वहां पर रुके हैं तो क्या चीज रही है। सिंधिया भी जा चुके थे, पहले कांग्रेस में ही थे ना, सिंधिया भी जा चुके थे, सत्ता में नहीं कह सकते ना।
श्योरली नहीं कह सकते सत्ता में क्षमता रखते हैं। मेरे को ऐसा लगता है बीजेपी के अब जो दोनों प्रवक्ता बुलाए आपने वो सुनने की क्यों नहीं रखते? सुनेंगे, ऐसा नहीं है प्रतीक जी, आपकी बात मैं सुन रही हूँ, दोनों ही सुन रहे हैं, किसी ने बीच में इंटरप्ट नहीं किया है। आप जब मैं बोल रहा था जब तो आपने मेरे को चुप करा दिया, और जब मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपने कहा कि वो नेता है और वो कांग्रेस छोड़ के नहीं जाएंगे, तो सवाल ये भी कि बहुत सारे नेता तो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भी जा चुके हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहे थे। मैं तो कह रहा हूँ पंकज जी 70% जो बीजेपी में जो बैठे वो कांग्रेस से गए हुए हैं, लेकिन जो इनको लगता था कि उनको नहीं कुछ मिल रहा है या कुछ नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ सचिन पायलट जी हमारे नेता है, सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, पार्टी तय करेगी किसको मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन सचिन पायलट जी हमारे सर्वमान्य नेता है, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। ठीक है प्रतीक जी, वापस लौटूंगी। पवन जी, जिस तरीके से वसुंधरा राजे को लेकर भी अभी जो असमंजस की स्थिति बनी है, जिस तरीके से आपने पहले भी क्लियर किया है, लेकिन अब जो बात की जाए, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में हो या वो सिर्फ एक तस्वीर के रूप में नजर आती है, कोई एक्टिविटी वहां पर नजर नहीं आती है, धीरे धीरे जो नेतृत्व है, जो विस्तृत नेतृत्व है केंद्र का, उससे वो धीरे धीरे कटती नजर आ रही है। कोई खास वजह ऐसी? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ पंकज जी आपकी बात से। अभी इलेक्शन में समय है और आप आज आने वाले समय में देखेंगे किस तरीके से ताबड़तोड़ रैली है। वसुंधरा राजे जी और प्रधानमंत्री मोदी जी साथ में भी कई रैलियां करने वाले हैं। हाँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से कांग्रेस भ्रम की स्थिति में, तो ये भ्रम में ही रहेंगी हमेशा। तो कांग्रेस क्या स्टेटमेंट देती है, कांग्रेस को क्या लगता है, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से भी कांग्रेस के प्रवक्ता एक राजनीतिक विशेषज्ञों की सच सुनने की आदत ही नहीं है। यही तो वजह है कि 92 बार भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली दे दी गई और इनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। आप एक बात देखिए, आपके बीच में नहीं बोल रहा था सर, मैंने पूरा टाइम दिया था आपको, मैं एक कमेंट नहीं किया था प्लीज। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस इजराइल ने 99 में हमारा समर्थन किया, हमारे को सपोर्ट किया, आर्मी, मिलिट्री, नेवी हमारे न्यूक्लियर बम को सपोर्ट करते हैं, उस तरीके से पहले कांग्रेस की स्टेटमेंट क्या थी इजराइल के लिए कि शांति बनाए रखे, और फिर किस तरीके से उन्होंने आतंकवादी गतिविधि हमास का समर्थन कर दिया। तो यही कांग्रेस का चरित्र है कि मुंह पे कुछ और होते हैं और पीछे कुछ और होते हैं। ठीक है पवन जी, समय का मैं एक कमेंट सबसे ले लेती हूँ। बिल्कुल, हाँ, मनराज गुर्जर जी फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी क्योंकि समय बहुत कम है, जल्दी। देखिए पंकज जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी न्यूज चैनल पर बैठे हुए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अगर किसी को सुनने की क्षमता नहीं रखते हैं, उनके जवाब नहीं देना चाहते हैं, तो उनको वो किसी पार्टी से एसोसिएट कर देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, मैं स्वतंत्र तौर पर अपना विश्लेषण देता हूँ, अपनी बात रखता हूँ। मैंने जो राजस्थान के बारे में बात की उनका जवाब नहीं दे पाए कि क्या गुर्जर समुदाय के साथ दोहरा चरित्र हुआ या नहीं हुआ, क्या राजस्थान में टोंक जिले का विकास सबसे कम हुआ या नहीं हुआ, जहाँ से विधायक सचिन पायलट हैं, इन बातों का ये जवाब नहीं देंगे। क्या राजस्थान में भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ, क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एक जातिवादी व्यक्ति को केस में बैठाया या नहीं बैठाया, इसका जवाब ये नहीं देंगे। मुझे लगता है इनको समझने की जरूरत है, इनको पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, इनको शिक्षित होने की जरूरत है, इनको पर्सनल नहीं जाना है मनराज जी, पर्सनल नहीं जाना है, सब पढ़ के ही आते हैं और सब अपनी पार्टी को लेकर एकदम नहीं, सब पढ़ के ही आते हैं। पर्सनल तौर पर कमेंट किसी के लिए नहीं। चलिए, समय कम होने के चलते मुझे चर्चा को यहीं पर ही रोकना होगा। आप तीनों मेहमान मेरे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरीके से राजस्थान में अब जल्द ही विधानसभा चुनाव होने, इसको लेकर जो समीकरण है वो लगातार बदलते जा रहे हैं। 2003 से लेकर 2023 में अब चुनाव होने जा रहा है, लेकिन हर बार 5 साल के अंदर जो वहां की जनता है उसका मूड हमेशा सही बदलता रहता है, सत्ता परिवर्तन होता रहता है। लेकिन इस बार अगर बात की जाए, एक तरफ बीजेपी ने जिस तरीके से पहली सूची जारी की है, उसके बाद से बगावत के सुर दिखने लगे हैं और लगातार वसुंधरा राजे की तरफ से बात की जाए तो वसुंधरा राजे भी कुछ खास एक्टिव नजर नहीं आ रही। दूसरी तरफ की अगर कांग्रेस की बात की जाए तो ये जग जाहिर है, चाहे सचिन पायलट हो या अशोक गहलोत, दोनों के बीच में तनातनी की खबरें रही हैं। लेकिन अब देखने वाली बात तो ये होगी कि इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या एक बार फिर से जो कांग्रेस सत्ता में काबिज है वो सत्ता में रहती है, या फिर जिस तरीके से जब बीजेपी बाहर हुई है तब बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ में राजस्थान में अपनी सरकार बनाई है। ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए AMB नेटवर्क। नमस्कार।